Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. Recently सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो हिमाचल प्रदेश नक्शे से गायब हो सकता है। आप सोचिए, इतनी मेजर वार्निंग, इसको जस्ट पढ़ के इग्नोर नहीं करना है बिकॉज ये यूपीएससी के बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करता है और ऑफ कोर्स ये एक लाइव रियल टाइम केस स्टडी भी है जो हम आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस रूलिंग को देखेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजंस दिए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, यूपीएससी में कौन कौन से डायमेंशंस को कवर करेगा, क्या कीवर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, उस सब को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेक्स्ट। 28 जुलाई को a bench of justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan dismissed a resort's challenge to a June 25 green zone notification at Sri Tara Mata Hill। तो ये क्या था? ये एक प्राइवेट मैटर था जिसमें एक जो रिजॉर्ट ओनर था उसने फाइल किया था कि भाई स्टेट ने इस पर्टिकुलर जगह दैट इज श्री तारा माता हिल पे ग्रीन जोन नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उसको डिसमिस कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इस केस को जो कि प्राइवेट मैटर था सुओ मोटो PIL डाल दिया ऑन द स्टेट्स वाइडर इकोलॉजिकल क्राइसिस। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना कि सेकंड पार्ट है। अब सबसे पहले हम जानेंगे आखिर सुओ मोटो क्या होता है और PIL क्या होता है। सुओ मोटो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई कोर्ट खुद से ही कोई मैटर को अपने आप ले लेता है कि ठीक है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने खुद से ही देख के, किसी अलग बंदे ने जाके किसी ग्रुप ने कोई PIL नहीं बोला या सुप्रीम कोर्ट से नहीं बोला कि आप इस पर डिसीजन दीजिए, उन्होंने खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक PIL फाइल करने को बोला है। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों करती है कि ये एक प्राइवेट मैटर था बट उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है बिकॉज हिमाचल प्रदेश में इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ चुकी है और इस मैटर को पूरे देश को बताना जरूरी है, पूरी देश का ध्यान आना चाहिए। ये करने से सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये टर्म पॉलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एक डिबेट आती है यूपीएससी में, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर से आगे जाके कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट लोगों के हित के लिए, जैसे यहां पे स्पेसिफिकली राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म को दिखाया जा रहा है। PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये हमने बोरो किया था यूएस से। अब यूएस से भी इसका एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो सबको पता होना चाहिए। PIL में क्या होता है, कोई भी बंदा, कोई भी सिटीजन या कोई ग्रुप वो जाके एक केस फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिसएडवांटेज्ड है या कोई पुअर है, डाउन ट्रोडन है उसके। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको PIL अगर फाइल करना है तो उस केस का आप पे इम्पैक्ट हो रहा हो या आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप किसी और के लिए दैट इज जनहित के लिए भी आप डाल सकते हैं। तो यूजुअली जो NGOs होते हैं वो स्लम ड्वेलर्स हो गए, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई या जो पुअर है उनके लिए ऐसी PIL फाइल करते हैं। साथ ही साथ बहुत से सिटीजन्स ऐसे हैं जो अवेयर सिटीजन है, वो क्या करते हैं, कहीं पे इलीगल डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, माइनिंग है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो ये PIL फाइल कर देते हैं। डायरेक्ट उनका इम्पैक्ट पड़े ना पड़े बट फॉर लार्जर पब्लिक गुड के लिए। इससे क्या होता है, जस्टिस मोर एक्सेसिबल हो जाती है। क्यों? अब देखिए ना, कोई ट्राइबल कम्युनिटी है ना, तो उनके पास इतने फाइनेंसेस हैं ना, इतनी अवेयरनेस है, उनको उनके राइट्स के बारे में ही शायद ना पता हो। तो ऐसा जब कोई NGO PIL डालता है तो वो उनके हित में ऑब्वियसली जाता है। यूएस से क्यों डिफरेंस है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमने लिया तो यूएसए से था, लेकिन यूएसए में एक कंडीशन है, PIL वही डाल सकता है जो उससे इम्पैक्ट हो रहा हो या सीधा सीधा उसका स्टेक इन्वॉल्व हो, उसका कोई हित हो उस केस में। बट इंडिया में ये बहुत ही ब्रॉडर है PIL का कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़नी है ना तो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स में रट्टा नहीं लगाना है जो उसमें दिया है, बल्कि थोड़ा सा और रिसर्च करनी है, कंपैरेटिव आइडियोलॉजी डेवलप करनी है और देखना है किस तरह से इंडिया में जस्टिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए बहुत सारे डायमेंशंस को मॉडिफाई और ब्रॉडन किया गया है। बैक टू द कंटेक्स्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन है दैट अर्निंग रेवेन्यू इज नॉट एवरीथिंग, रेवेन्यू कैन नॉट बी अर्न्ड एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सीधे सीधे इसको नोट कर लीजिए अपने वैल्यू एडिशन नोट्स में और कहीं पे भी आप इसे कोट कर सकते हैं।
कि जहां भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड या एज पर द सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू कैन नॉट बी अर्न्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जो भी डिबेट्स आती है एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कोई भी क्राइसिस हो रही है पहाड़ों में, उन सब में ये रूलिंग जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रीजंस भी हाईलाइट किए हैं, ठीक है, और ये रीजंस ऐसे हैं जो सारे ही ऐसे डिजास्टर्स में एप्लीकेबल होते हैं, तो इनको समझना भी जरूरी है। सबसे पहले जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अनरेगुलेटेड रोड्स, बताइए पहाड़ों पे टनल बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, 4 लेन हाईवेज। अब पहाड़ों को रोड की जरूरत है क्या? दे नीड मोर रिस्पेक्ट, नॉट रोड्स। हाई राइज डेवलपमेंट डिस्टेबलाइजिंग दी फ्रेजाइल स्लोप्स। अब पहाड़ों पे अगर आप जो प्रकृति है, द नेचर को हैम्पर करके उसका ऐसा विकास कर रहे हैं, तो ये विकास नहीं, ये विनाश में आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉइंग नेचर एट एनी कॉस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब इसमें हिमालयाज पे क्वेश्चन, हिमालयाज में तुरंत आप स्टैटिक बुक, अपना जो स्टैंडर्ड बुक है उसका स्टैटिक पोर्शन रेफर करिए, कैसे फॉर्मेशन हुआ था, क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हिमालयाज में, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूरिज्म सर्ज स्ट्रेस, गर्मी पड़ी नहीं, पहाड़ों पे चलो, पहाड़ों पे चलो, ये कर करके वहां पे ओवरफ्लो ऑफ विजिटर्स आ चुका है। और इंडिया में सिविक सेंस नाम की तो चीज है ही नहीं। आप जा रहे हैं वहां सोच रहे हैं हमारा स्टेट थोड़ी, हमारा घर थोड़ी है, कूड़ा फैलाओ, अच्छे से फैलाओ, ठीक है, सारा वेस्ट वहां पे इकट्ठा हो रहा है जो और उसको हैम्पर कर रहा है इकोलॉजी को। वाटर शॉर्टेज हो रही है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो मैं एंड में भी आपको बताऊंगी। द की वर्ड्स दैट आर इंपॉर्टेंट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो हर एक रीजन की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि इस क्षमता से ज्यादा वो नहीं सस्टेन कर सकता। पर जब भी कोई ऐसा ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो ये सब दिक्कत आ जाती है। ट्रैफिक, इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, पूरी गाड़ियों का पहाड़ों पे लाइन बनी रहती है। अर्बन एनक्रोचमेंट विच फर्दर स्ट्रेन्स द रिसोर्सेज, ऑलरेडी इतने फ्रेजाइल जोन में। अब दिक्कत क्या है पता है, सरकार जो ये ग्रीन जोन नोटिफाई कर रही है वो इतना लेट हो चुका है ये प्रोसेस कि सिर्फ ग्रीन जोन नोटिफाई करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब नहीं मिलने वाला है। अब बहुत ज्यादा एक्टिवली इसको बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और एक डिबेट यहाँ पे ये भी आती है कि ये मुद्दा किसने उठाया है? सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। अगर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा न्यायालय है, वो पहाड़ों को बचाएंगे तो ये गवर्नमेंट क्या करेंगी? सरकारें अपना काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? ऐसी बहुत सी डिबेट्स हैं जिसको ये क्वेश्चन पुट अप करता है। क्लाइमेट चेंज के भी इंपैक्ट देखिए अगर आप, राइजिंग टेम्परेचर, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के लिए भी और ऐसी केस स्टडीज के लिए भी। 12 शिगरी ग्लेशियर जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल का, वो ऑलरेडी रिट्रीट कर चुका है। मतलब वो श्रिंक हो रहा है 2 से 2.5 किलोमीटर। दैट्स ह्यूज। तो हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। एराटिक स्नोफॉल, कभी भी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, पता चल रहा है रुक ही नहीं रही, या फिर बारिश हो ही नहीं रही है। इंक्रीज्ड लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, आपने प्रीवियस भी देखी होंगी केस स्टडीज में, एग्जाम्पल्स में, कि कितना 10,000 करोड़ का तो 2023 में नुकसान हुआ था, 340 लोग मरे थे। इस बार भी 100 लोग मर चुके हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, और ये हर साल होता है। तो कोई ऐसी चीज जो हर साल आप वही सेम टू सेम न्यूज में देखते हैं। अब तो मुझे लगता है सारे लोगों को पता है, अच्छा बारिश हो गई, हाँ ये न्यूज हर साल आती है। तो इतना इस चीज को भी आप इंटरनलाइज कर चुके हैं दैट वी आर ओके विद इट, बट इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू चेंज एंड सेव आवर माउंटेन्स। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये इम्पैक्ट भी डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द इम्पैक्ट, एक्सेट्रा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। अब फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स में आप साथ साथ तुरंत एग्जांपल्स लिख सकते हैं, 2023 के, 24 के, इवन 25 के, हर साल ही होते हैं। स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि इतना इतना हुआ। सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों? क्योंकि भाई टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट के लिए हमें होटल चाहिए। लोगों को लगता है कि हम वहाँ पे पहाड़ों पे होटल खोल लेते हैं, बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो टूरिस्ट रहते ही रहते हैं, होटल हमेशा भरा रहेगा। तो गांधी जी का एक कोट बहुत फेमस है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। और अब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, ये जो इनके कोट्स हैं, इनको सिर्फ सुनना या रटना नहीं है, बट इनको अब हमको रियल लाइफ में अप्लाई करने का भी वक्त आ चुका है। ओवरग्रेजिंग, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड थ्रेट टू इको टूरिज्म, लाइवलीहुड्स, वाटर स्कार्सिटी फॉर दी माउंटेन कम्युनिटी। सबसे ज्यादा कौन इम्पैक्ट में आता है? अब वहां पे घूमने जा रहे हैं तो जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं, पहले तो ऑलरेडी उनकी लाइफ स्ट्रगल होती है, क्योंकि एक इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम में वो रह रहे हैं। ऊपर से आप लोग वहाँ जाके कूड़ा कचरा फैला के, ट्रैफिक कंजेशन, उनके जो रिसोर्सेज हैं उस पर स्ट्रेन डाल डाल के दिक्कत कर रहे हैं। तो
ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, सरकारों को अब अपना काम करना है, सिर्फ ग्रीन जोन को नोटिफाई नहीं करना है बल्कि एक्टिवली पहाड़ों को बचाने के लिए पॉलिसीज बनानी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करना है। और एज सिटीजन्स व्हाट वी कैन डू, जब पीक सीजन है आपको पता है ऑलरेडी वहां पे स्ट्रेन है रिसोर्सेज पे, ट्रैफिक जैम हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, तो आपको क्यों जाना है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े टाइम बाद चले जाइएगा। और जब जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्ट्रेन देयर ऑलरेडी फ्रेजाइल रिसोर्सेज, वेस्ट वहां पे डंप ना करके आए, अपना कूड़ा उठा के लेके आए। So these are the basic things, of course. Now coming to specifically UPSC point of view, तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ चीजें हैं जिनको बातों को आप नोट कर सकते हैं और जिन पे हमें डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हिमाचल की जो कंडीशन है दैट इज इवन वर्स देन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तक हमेशा टॉपिक में था, न्यूज में था कि उत्तराखंड फ्लड हो रहा है, ये हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग भी आजकल चल रही है, बट अब सारा ध्यान जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश पे भी। स्टेट और सेंटर इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आपके पास 4 हफ्ते हैं, इसमें आप मुझे डिटेल्ड एक्शन प्लान सबमिट कीजिए, ठीक है। इसकी हियरिंग कब होगी? 25 अगस्त को होने वाली है और ये सुओ मोटो PIL भी हो गया है। तो अब क्या ध्यान करना है हमें? पूरे डेवलपमेंट पे नजर रखनी है, सेंटर या स्टेट क्या बहानेबाजी कर रहे हैं, क्या डिटेल्ड एक्शन प्लान दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आगे इस पे क्या स्टेप लेता है। ये एक डेवलपमेंट है जो आप मंथली मैगजीन से नहीं, प्लीज न्यूज़पेपर से कवर कीजिएगा, बिकॉज डेली इसमें कुछ ना कुछ डिबेट आएगी, कोई आर्टिकल एडिटोरियल आएगा और बहुत सारे डायमेंशंस कवर होंगे। GS की अगर हम पेपर वाइज बात करें, GS3 ऑफ कोर्स एनवायरमेंट में, इतनी देर से मैं एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ना एक बहुत ही फेमस अमेरिकन प्रोवर्ब है जिसमें कहा जाता है दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट वी आर बोरोइंग इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये होता है कि धरती जो है वो हमारी विरासत नहीं है बल्कि हमारे बच्चों की अमानत है। ये कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इंटरजनरेशनल इक्विटी में, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको माइंडफुली यूज करना है कि आगे की फ्यूचर जनरेशंस जो आ रही हैं वो भी अच्छे से रह सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। ये अवेयर सिटीजन की तरह हमें काम करना चाहिए। अब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, ग्रीन नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सारी बात जो केस स्टार्ट हुआ था वो ग्रीन जोन नोटिफिकेशन की वजह से हुआ था। तो ऑलरेडी सरकार ने क्या क्या ऐसी पॉलिसीज और मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। जुडिशरी का रोल, जैसे मैंने बताया जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, यहाँ पे स्पेसिफिकली कंजर्वेशन में क्या रूल है, इसके पहले और कौन कौन सी रूलिंग्स आई हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है। ज्योग्राफी GS1 में अगर देखें, एज मेंशन्ड हिमालयाज एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स, पूरा फॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है। वाई दे आर फ्रेजाइल, अर्थक्वेक वहाँ ज़्यादा क्यों आते हैं, लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज इतना इम्पैक्ट क्यों दिखा रहा है, सब पढ़ना जरूरी हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल प्रोसेस, देखिए इस रूलिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नेचुरल प्रोसेसेस को हमें ब्लेम नहीं करना है। जो वहाँ पे डिजास्टर्स आ रहे हैं वो मेनली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं, तो इस डायमेंशन पे भी सोचने की जरूरत है। GS2 गवर्नेंस में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऑब्वियसली स्टेट की तो ड्यूटी है ही है, लेकिन ये एक पूरे भारत देश का मुद्दा है, सिर्फ हिमाचल का मुद्दा नहीं है, तो सेंटर को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अब किस तरह से सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन दिखा के वो क्या एक्शन प्लान बता रहे हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जो गाइडलाइंस है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, मैंने केस स्टडीज में हमेशा बताया है, इस एक्ट को तो रटी लेना है, कौन कौन से ऐसे मेजर सेक्शंस हैं जिनको आप आंसर में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो जो रीजंस हैं, इम्पैक्ट है, उस पर हम क्या मेजर्स दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कराया था तो हमने देखा था यूपीएससी की अप्रोच अब मेजर्स यानी सोल्यूशन ओरिएंटेड हो चुकी है कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स तो हैं, अब उन पे क्या करना है आप हमें वो बताइए। तो इसमें भी हमें मेजर्स पे ध्यान देना है। GS4 एथिक्स में इंटरजनरेशनल इक्विटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एसए में बहुत सारी डिबेट्स हैं जिस तरह से जुडिशरी के बारे में, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट श्रिंकिंग दी बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आर वी इग्नोरिंग द वॉइस ऑफ द माउंटेन्स। अब कुछ मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको आपको इस कंटेक्स्ट में जानना जरूरी है, जैसे कि कैरिंग कैपेसिटी, ये वो टर्म्स हैं जो आप एसए में आंसर में यूज करेंगे, बिकॉज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी लिखने से आपका आंसर एनरिच होता है। फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम्स, ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग पढ़ते ही हैं, बट स्पेसिफिकली इसको अब और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, मेजर्स के बारे में पढ़ना है। आई होप नाउ दिस होल इशू इज क्लियर और आप डेवलपमेंट्स पे ध्यान देते रहेंगे और आपको समझ आएगा कि किस डायमेंशन पे आपको पढ़ना है। वील बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।